हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक एंगल ऑफ कांटेक्ट, थोड़ा शॉर्ट में, सरफेस टेंशन वो भी शॉर्ट में, और उन दोनों का यूज़ करना है हमें यहाँ पे ड्रॉप्स एंड बबल्स। और ड्रॉप्स एंड बबल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, तो ये कैपिलरी राइज एंड ड्रॉप्स एंड बबल्स, ये दो थियरी के लिए जो बेसिक आपको मिलेगा वो सरफेस टेंशन से मिलेगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट से मिलेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि अगर देखो कोई एक सपोज सरफेस है और उसके ऊपर मैं वाटर का एक ड्रॉपलेट रखूं, सपोज ऐसे वो ऐसे रहता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट है वो ये सरफेस को वेट कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लो और सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस यहाँ पे अंदर है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये जो सरफेस है उनके बीच में जो एंगल बनता है उनको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये बनेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। कोई कोई फ्लूइड्स ऐसे भी होते हैं जो सरफेस को वेट नहीं करते, ठीक है, तो ये सरफेस के एग्जैक्ट ऐसे ऊपर रहेंगे तो ये पूरा स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये पोजीशन पे एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहूँ तो ये हो गई टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये सरफेस है, और उन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो एंगल रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मिलेगा लेस देन 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मिलेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और हाँ, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है मतलब समझ जाओ कि जो वो लिक्विड है वो ये जो सरफेस है उसको वेट कर सकता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 है तो वो लिक्विड ये सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सरफेस टेंशन समझते हैं। सरफेस टेंशन जो अभी मतलब जो 2021 के हिसाब से आपके सिलेबस से निकल चुका है, बट फिर भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है तो अच्छे से समझ लो। ओके, सरफेस टेंशन समझो कि जब भी कोई सपोज एक लिक्विड सरफेस है, ओके, ये हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर ये सपोज वाटर है और ऊपर कोई एक वाटर की ही एक सरफेस हम इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और एट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगा, समझो कि ये अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो वो इस तरह आएगा। ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर सपोज एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब वो एट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा वो हमें लेना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ। मतलब मैंने सपोज ये एक लाइन खींच दी और ये लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ भी फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ भी रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, नीचे की ओर भी लगेगा। ठीक है, तो अ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, इज नॉन एज सरफेस टेंशन। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि 2021 के हिसाब से ये सिलेबस से निकल गया है। तो अभी सिर्फ सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला याद रख लो, F डिवाइड बाई एल, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। और सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला बन सकता है F डिवाइड बाई 2L। ये कौन सी कंडीशन में लेना है, देखो यहाँ पे ओनली वन फ्री सरफेस है, तो मतलब जो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है
वैसी सरफेस अगर एक ही है तो अगर 2 फ्री सरफेसेस है तो फिर F डिवाइड बाई 2L लेना है। अब फ्री सरफेस मतलब क्या, समझो कि सपोज मैं एक बबल लेता हूँ। अब बबल के अंदर एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, तो जो उसकी इनर बाउंड्री है वो भी एयर के कांटेक्ट में, आउटर बाउंड्री भी एयर के कांटेक्ट में। मतलब ये हो गई नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2। बट वही अगर मैं कोई ड्रॉप लूँ तो जिसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है, चलो ये ड्रॉप है और अंदर हमने भर दिया है वाटर, अंदर हमने भरा नहीं है, ड्रॉप होगा तो पहले से अंदर वाटर होगा ही। तो सपोज ये अंदर वाटर है तो ओनली बाहर की सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, सिर्फ बाहर की सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये ओनली 1 फ्री सरफेस है और ऐसे केस में आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लेना है फोर्स अपॉन लेंथ ओनली। ओके, सरफेस टेंशन के दूसरे 2 फॉर्मूला बन सकते हैं। एक तो आप फोर्स के हिसाब से ले रहे हो, एक वर्क डन या तो एनर्जी के हिसाब से ले सकते हो। तो हम यहाँ पे वर्क डन के हिसाब से लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय एरिया, या तो चेंज इन वर्क डन लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू, तो डिवाइड बाय आएगा चेंज इन एरिया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, या तो वर्क डन डिवाइड बाय 2A। ये भी डिपेंड करेगा अगर 1 फ्री सरफेस है तो, और यहाँ पे 2 फ्री सरफेसेस है तो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो सपोज मैं बबल की बात करूं, सबसे पहले हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, बबल्स के लिए। तो अगर मैं बबल की बात करूं तो एक मैंने बबल सिलेक्ट किया यहाँ पे रेडियस r का। ठीक है, अब अंदर से जो प्रेशर है बाहर की ओर वो है P इनसाइड, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है अंदर की ओर वो है P आउटसाइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों प्रेशर में से कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, कभी कभी हमें ये लगेगा कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी तो ये बबल जो है वो स्टेबल रह पाएगा उसी रेडियस पे। बट एक्चुअली अंदर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, तो यहाँ पे जो सरफेस है बबल की उसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, फ्लूइड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। कोहेसिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो बिटवीन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो। तो सभी एक दूसरे को अपने ओर खींचने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स अंदर की ओर लगेगा, जिससे एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट होगा। इनविजिबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वो मतलब हम उसको एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो मतलब जो PI है वो ना सिर्फ PO को, बट जो प्रेशर क्रिएट हुआ ड्यू टू सरफेस टेंशन उसको भी बैलेंस कर रहा है, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसीलिए इनसाइड प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से स्लाइटली ग्रेटर देन होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। अब वो कितना ज़्यादा होना चाहिए एक्सेस प्रेशर, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो सपोज मैं इसी ड्रॉप इसी बबल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और उसका जो रेडियस है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ।
ओके, अब ये समझ जाओ कि ये अंदर की रेडियस जो है वो सपोज कैपिटल आर है और वो रेडियस में मैं समझो कि इतना मतलब डी आर जितना चेंज कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं ले लूँ एरिया ऑफ बबल, एरिया ऑफ बबल। चलो एरिया कितना रहेगा, बबल का एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर तो वो मुझे मिलेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू आर। तो अगर मुझे डी ए चाहिए, वेरी स्मॉल चेंज इन एरिया, तो ये मुझे मिल जाएगा 8 पाई आर डी आर। डी आर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये चेंज इन एरिया हो गया। चलो इतना क्लियर। अभी सोचो मुझे वर्क करना है तो वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, वर्क required to be done on bubble to increase its radius by dr। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, सपोज मैं स्मॉल वर्क ले लूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा स्मॉल डी आर। अब फोर्स कितना रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर कितना, तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इंटू एरिया इंटू ये डी आर। तो ये प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो एडिशनल फोर्स कितना लगाना है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इंटू एरिया। प्रेशर का जो डिफरेंस है इंटू एरिया कर दो, उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ओके, ये वर्क डन हो गया। अब मैं लेता हूँ सरफेस टेंशन। चलो सरफेस टेंशन के लिए क्या किया जाए, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क मतलब यहाँ पे डी डब्ल्यू डिवाइड बाय 2dA। चलो 2dA क्यों, क्योंकि देर आर 2 फ्री सरफेसेस, क्योंकि ये हमने लिया है बबल। ड्रॉप लिया होता तो यहाँ पे ये 2 नहीं आता। तो सरफेस टेंशन S इक्वल टू डी डब्ल्यू। चलो डी डब्ल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे ये रख देते हैं, पी आई माइनस पी ओ, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। नीचे 2 इंटू 8 पाई आर डी आर जो हमने यहाँ पे लिया था डी ए। चलो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कैंसल आउट क्या क्या होगा, तो ये 4 2 जार 8, सेम कलर से मज़ा नहीं आएगा क्यों, 4 2 जार 8, ये पाई पाई कैंसल, एक एक आर कैंसल, एक एक डी आर कैंसल। तो फिर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड आपको क्या मिलेगा, 4S डिवाइड बाई R। देखो यहाँ पे एक R बच गया और यहाँ पे एक 2 इंटू 2 4 बच गया, ठीक है ना। तो P इनसाइड कितना होना चाहिए, P आउटसाइड प्लस 4S डिवाइड बाई R। समझो कि ये जो फॉर्मूला है वो इनसाइड प्रेशर का है और ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेस प्रेशर का है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना जनरेट हो रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ड्रॉप है, बबल की जगह पे कोई ड्रॉप है, तो फिर कितनी फ्री सरफेस होगी, 1 फ्री सरफेस। और अगर 1 फ्री सरफेस है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे 2S डिवाइड बाई R आएगा। तो उनके लिए यही फॉर्मूलाज हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2S डिवाइड बाई R और यहाँ पे आ जाएगा 2S डिवाइड बाई R। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला और ये इनसाइड प्रेशर का फॉर्मूला।
अब कैपिलरी राइज देखते हैं। सपोज एक ऐसा कोई कंटेनर है हमारे पास और जिसके अंदर हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है। थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, अब मैंने कोई एक पतली सी यहाँ पे कैपिलरी रखी। ठीक है, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब रखी समझो, बट उसको यहाँ पे मैं अभी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह मैंने रखा है। हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डायामीटर थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है अच्छे से डायग्राम को समझने के लिए। ओके, अब सपोज ये वाटर है वो, या तो कोई भी लिक्विड है वो यहाँ तक, ये सरफेस तक पहुँचा। सपोज ऐसी कोई एक सरफेस बना दी, तो ये जो सरफेस बनती है उसको बोला जाता है मेनिस्क। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री बनता है तो ये जो मेनिस्क है वो कॉनकेव जैसा आपको नज़र आएगा, और अदरवाइज ऐसे कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो यहाँ से मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। कौन सी सरफेस के लिए? ये वाली सरफेस के लिए। ये वाली सरफेस के लिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो बन गई टेंजेंशियल सरफेस, सॉरी टेंजेंशियल लाइन। ओके, और ये ग्लास की सरफेस है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते थे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे ये बन गया एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह एक स्फीयर मिलेगा। ये एक बन गया हमारे लिए बबल। ठीक है, अब ये बबल का यहाँ पे एक सेंटर होगा, और वो सेंटर से यहाँ पे एक रेडियस बनेगी। देखो ऐसे, ये रेडियस को हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। बट जो हमारे पास एक्चुअल जो ये पाइप है उसकी रेडियस है स्मॉल a। अब देखो, कोई नहीं बता सकता कि ये जो सरफेस बन रही है उसकी रेडियस क्या होगी। ये मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट ये जो पाइप है उसकी रेडियस क्या होगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें डिराइव करते वक्त, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि स्मॉल r नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला में आना चाहिए स्मॉल a। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से क्या बनेगा? थीटा। ओके, तो वो भी एंगल में यहाँ पे थीटा दिखा देता हूँ। अब आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से क्या कर रहा हूँ? कॉस थीटा ले लेता हूँ। कॉस थीटा से मुझे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर मिल जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, जहाँ पे भी मुझे स्मॉल r दिखाई देगा मैं a डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल r का मुझे कोई काम नहीं है। हम मेज़र करते हैं स्मॉल a, पाइप की रेडियस। तो जहाँ पे भी बबल की रेडियस आए, या ये ड्रॉप की, सॉरी ये बबल की रेडियस आए, वहाँ पे मैं स्मॉल a लिख सकता हूँ। सपोज ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से h जितना हाइट पे ये राइज हुआ है, तो ये स्मॉल h हाइट हो गई।
अब मैं दो पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ, ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। तो पोजीशन ए एंड पोजीशन बी पे प्रेशर सेम रहना ज़रूरी। पोजीशन ए पे कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पोजीशन बी पे भी कौन सा प्रेशर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? अभी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर बबल P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू क्या होगा? तो 2s डिवाइड बाई आर। क्यों 2s डिवाइड बाई आर? हमने तो बबल के लिए डिराइव किया था, उसमें 4s डिवाइड बाई आर था। बट यहाँ पे देखो बबल की जो हमारे पास सरफेस है ये वाली, वो उसके लिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है बट नीचे फ्लूइड है, तो एक ही फ्री सरफेस हो गई। और एक ही फ्री सरफेस है तो फॉर्मूला आएगा 2s डिवाइड बाई आर। और यहाँ पे हम लेते हैं रेडियस स्मॉल आर। ये रेडियस किसकी आएगी? बबल की। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। पी आई माइनस पी ओ। अब पी आई क्या है? तो पी आई मतलब ये वाला, क्योंकि बबल यहाँ पे बन रहा है तो ये इनसाइड प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। और ये इनसाइड प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी आई की जगह पे मैं लिख दूँ पी एटमॉस्फेरिक। ओके, माइनस मुझे करना है पी ओ इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2s डिवाइड बाई आर। आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे a डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख दिया। अब चेक करते हैं पी ओ क्या है, या तो पी एटमॉस्फेरिक क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा है? आउटसाइड प्रेशर। और प्लस ये मैं कर दूँ रो जी एच, तो ये पी बी मिल जाएगा मुझे। और पी बी मतलब पी ए मतलब पी एटमॉस्फेरिक। तो पी एटमॉस्फेरिक की जगह पे मैं लिख देता हूँ पी ओ प्लस रो जी एच। और ये पी ओ तो है ही, इक्वल टू 2s डिवाइड बाई ए और कॉस थीटा जाएगा ऊपर। अब ये मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझना कि मैंने यहाँ पे लिया है पी बी इक्वल टू पी ए, ठीक है ना? या फिर उल्टा कर दो पी ए इक्वल टू पी बी। अब बी के ऊपर प्रेशर कितना होगा? तो ये बबल के ऊपर जो आउटसाइड प्रेशर है वो, प्लस हाइट की वजह से रो जी एच। और ये पी ए की जगह पे कौन सा प्रेशर होगा? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर फॉर बबल प्लस रो जी एच आएगा। अब ये आउटसाइड प्रेशर देखो कैंसल आउट हुआ। रो जी एच में से एच अलग निकाल लो तो आपको हाइट मिल जाएगी क्या? 2s कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी स्मॉल ए। ठीक है, अब इसमें दो केस याद रख लो आप। केस 1, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मतलब हाइट मिलेगी पॉजिटिव। और हाइट मिलेगी पॉजिटिव तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो, ये जो पाइप है उसके अंदर राइज होगा, मतलब जो इनिशियल हाइट है उससे ज़्यादा हाइट पे जाएगा। ठीक है, और केस 2 में याद रखना है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन कॉस थीटा आपको मिलेगा नेगेटिव। और कॉस थीटा अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो हाइट मिलेगी नेगेटिव। हाइट मिलेगी नेगेटिव मतलब ये वाटर है, आपने ऐसे पाइप रख दी तो जो वाटर के अंदर जो लेवल है वो इनिशियल हाइट से कम हाइट पे रहेगा। देखो इनिशियल हाइट ये थी बट ये नीचे उतरा, तो यहाँ पे वाटर विल फॉल्स बाय हाइट या तो डेप्थ h। यहाँ पे वाटर विल राइज, या तो कोई भी फ्लूइड है तो फ्लूइड विल राइज बाय हाइट h आएगा। ये दो केसेस हो गए।
तो कैपिलरी राइज के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो, 2s cos थीटा डिवाइड बाई रो जी ए, वेर एस है वो सरफेस टेंशन है, थीटा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ए है वो रेडियस ऑफ गिवन पाइप है, जी हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये हाइट ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी एक और टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। एक और टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। अब डिटर्जेंट का काम कैसे होता है वो समझो। कि हमें पता है कि जो ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पता है कि एक मतलब फैटी एसिड की चेन होगी, मतलब एक कार्बन कंपाउंड की एक चेन है, और उसके साथ हमने COONA यहाँ पे लगाया हुआ है, समझो। ठीक है तो यहाँ पे सोडियम का पॉजिटिव आयन होगा, और ये पूरा अगर आप में अलग कैलकुलेट करो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, CH3 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 की एक लंबी चेन, और लास्ट में आएगा COONA। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों का बिहेवियर अलग है। Na+ जो आयन है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, Na+ जो आयन है वो हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एंड को बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक एंड, और ये हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब समझो। ये हाइड्रोफोबिक मतलब इसको एक फोबिया है, जो हाइड्रो मतलब पानी, पानी से ये दूर भागेगा, और ये एंड पानी के साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। अब जब भी कोई क्लॉथ है, सपोज ये क्लॉथ का मटेरियल है, और यहाँ पे एक डर्ट है, एक दाग है यहाँ पे, जो कि ऑयली इन नेचर है। अब ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक, वो तो पानी से दूर भागता है, तो वो पार्ट यहाँ पे ये डर्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब डर्ट के साथ बॉन्ड बनाया तो ऑपोजिट पार्ट क्या करेगा, जो ऑपोजिट पार्ट है Na+ का, वो तो हाइड्रोफिलिक है, मतलब उसको पानी से लगाव है, तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और सपोज वाटर है वो कुछ ऐसा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। ओके, तो जब ये वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वाटर जाएगा, साथ साथ ये Na+ को भी लेके जाएगा। Na+ है वो ये चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो चेन भी जाएगी, और ये जो चेन है वो डर्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो डर्ट भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है डिटर्जेंट का। ठीक है, अब अच्छे से समझो, यहाँ पे एक शेप बनता है जिसको हम बोलते हैं मिशेल, और जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है मिशेल फॉर्मेशन। वो कैसे होता है, सपोज ये डर्ट है, अब डर्ट के साथ हाइड्रोफोबिक एंड ने एक बॉन्ड क्रिएट किया, और हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। बट ये क्लॉथ को इजीली अगर नहीं छोड़ती तो दूसरा एक डिटर्जेंट मॉलिक्यूल आएगा, वो भी कुछ इस तरह बॉन्ड बनाएगा, तीसरा आएगा, और सभी मिलके ये डर्ट को क्लॉथ से अलग करने की ट्राई करेंगे, और तब जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है उसको बोला जाता है मिशेल। और ये सभी मिलके ये डर्ट को यहाँ से निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में देखो आपको डायग्राम्स दिए हुए अच्छे से। सोप मॉलिक्यूल्स विथ हेड अट्रैक्ट टू वाटर, उसके बाद प्लेटर विथ पार्टिकल ऑफ ग्रीजी डर्ट, फिर हमने वाटर ऐड किया, डर्ट है वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हुई, फिर हमने डिटर्जेंट ऐड किया, तो जो इनर्ट वैक्सी एंड्स है ऑफ इट्स मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू बाउंड्री वेयर वाटर मीट्स डर्ट, एक वो दिया हुआ है। मतलब डिटर्जेंट ऐड करने के बाद
जो ये प्रोसेस है डर्ट को निकालने की वो स्टार्ट हो गई। इनर्ट एंड्स अराउंड डर्ट एंड द प्लेटर डर्ट कैन नाउ बी डिजॉल्व से बाय मूविंग वाटर। डिस्क्लोज्ड लिखा है, डिस्क्लोज्ड मतलब यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। डर्ट इज हेल्ड सस्पेंडेड सराउंडेड बाय सोप मोलिक्यूल्स। ओके, डर्ट के आसपास सोप मोलिक्यूल्स आ जाएंगे और वो सस्पेंडेड रहेगी, मतलब क्लोथ के साथ वापस अट्रैक्ट होगी नहीं, और जब वाटर मूव करेगा तब साथ साथ निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये चैप्टर की जो थियोरीज है वो फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।